हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में गणित के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? विविधकर निकालना है। विविधकर को ही विवेचक भी बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और विविधकर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? विविधकर निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप b का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए और यहाँ पे c का मान रख दीजिए, तो आपका यहाँ पे विविधकर निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे a b c का यहाँ पे मान पता होना चाहिए। तो ये कहां से मिलेगा? तो जो ये द्विघात समीकरण दिया है इसमें से मिलेगा। तो यहां पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है? कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होगा? 1 होगा। यहां पे देखिए b का मान कहां से मिलेगा? तो जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो केवल x में गुणा कौन कर रहा है? -5, यानी b का मान यहाँ पे -5 हो गया। और c का मान यहाँ पे देखिए जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? c होता है। यानी यहाँ पे c का मान कितना है? 4। अब आपको a b c का मान मिल गया। अब इस समीकरण में आप क्या कर दीजिए? रख दीजिए इस फॉर्मूला में। तो b का मान कितना है? -5, तो यहाँ पे -5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4। a का मान कितना है? 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1। c का मान कितना है? 4 है तो यहाँ पर रख दीजिए 4। फिर -5 का यहाँ पे आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखिए -5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -5 दो बार गुणा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 50 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी -5 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यानी हमारा विविधकर कितना निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि cos π/3 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? cos π/3 का आपको मान निकालना है। तो π/3 कितने डिग्री को कहते हैं? 60 डिग्री को कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालिएगा? तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे π/3 और इस पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 180 डिग्री और बट्टा के नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इसको कटा दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा? 60 बार में। यानी π/3 का मान कितना होता है? तो ये 60 डिग्री होता है। अब आपको यहाँ पे cos और π/3 के जगह पे आपको कितना रख देना है? 60 डिग्री। यानी यहाँ पे हो गया cos 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान निकालना है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल है। यहाँ पे 2 समीकरण दिया है और इन 2 समीकरण का अनंत हल है। तो बोल रहा है कि इस के का मान आप क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। तो जब इन 2 समीकरण का अनंत हल होता है तो कैसा यहाँ पे एक समीकरण बनता है? तो वो बनता है यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर क्या होता है? b1/b2 और बराबर क्या होता है यहाँ पे? c1/c2। जब अनंत हल होता है तब ये समीकरण बनता है। अब आपको यहाँ पे a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान और यहाँ पे c1 और c2 का मान रख दीजिए। के का मान आपका निकल जाएगा। तो ये है हमारा पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में जो x से गुणा करता है उसे हम लोग a1 कहते हैं और जो y में गुणा करता है उसे b1 और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? c1। और यहाँ पे दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a2 और यहाँ पे देखिए जो y में गुणा करता है वो b2 और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या हो जाता है? c2। अब यहाँ पे आप रख दीजिए a1 का मान कितना है? तो a1 का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2/a2 का मान कितना है? 4 है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए 4 बराबर b1 का मान कितना
कितना है 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। और B2 का मान कितना है K है, तो यहाँ पर रख दीजिए K। और यहाँ पर देखिए C1 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 6। और C2 का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 12। ये यहाँ पे देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो इसको इन दोनों को बराबर करके यहाँ से K का मान निकाल सकते हैं और इन दोनों को भी बराबर करके आप ये K का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले को बराबर करेंगे 2/4 बराबर 3 यहाँ पे K। अब हम क्या करेंगे, K का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 में K से गुणा करेंगे तो 2K हो जाएगा और 4 तियां कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी K बराबर कितना हो जाएगा 12/2 कट के कितना हो जाएगा 6, यानी K का मान कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ दिया जाता है और उसमें 2 से क्या कर दिया जाता है, भाग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिया है 10 और 20 दिया है, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और किससे भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 20 कितना हो जाता है 30 और बट्टा कितना हो जाएगा 2, कटा दीजिए। 2 से 30 कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी इसका 15 क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि P-4 2 और Q 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो x1 + x2 बट्टा यहाँ पे 2, ये होता है y1 + y2 और बट्टा क्या होता है 2 होता है। ये क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का यहाँ पे निर्देशांक होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु है और ये क्या है, दूसरा बिंदु है। ये दो, एक बिंदु और ये दूसरे बिंदु को ये मिलाने वाली रेखाखंड है, इसके बीच वाले, यानी मध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाले बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है, ये बीच वाला। तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदु है, तो इसमें जो पहला मान होता है वो x1 होता है और जो दूसरा मान होता है वो क्या होता है y1 होता है। और ये दूसरे बिंदु है, तो इसमें पहला क्या होता है x2 होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे y2 होता है। बस आपको यहाँ पे मान रखना है, x1 का मान -4 है तो यहाँ पे रख दीजिए -4, प्लस है तो प्लस, x2 का मान 8 है तो यहाँ पर रख दीजिए 8, बट्टा के नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए और कोमा है तो कोमा लगा दीजिए। और y1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, y2 का मान कितना है 6 है तो यहाँ पर रख दीजिए 6 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 8 में से 4 आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2 और यहाँ पे देखिए 2 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब कटा दीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी अब बच कितना गया 2 कोमा क्या हो गया 4, यानी ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक कितना होगा 2,4 होगा, यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए साइन को बदल दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक थीटा, 1 को बदलना है, 1 को बदलना है, 1 को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम साइन को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए कितना होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि एक बेलन का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है
तथा बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक बेलन है, सबसे पहले हम यहाँ पे बेलन का यहाँ पे चित्र बनाते हैं और बेलन का यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है। बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पे ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यही ये बेलन का ऊंचाई है, ये 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यास दिया है, जो ये व्यास है यहाँ पे देखिए पूरा ये क्या होता है, व्यास होता है, नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है, दोनों व्यास ही होता है, यानी व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr(h) होता है। तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे r का मान होना जरूरी है। r क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे देखिए व्यास दिया है, व्यास का ही आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास बट्टा यहाँ पे 2 और सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर बट्टा 2 कटाएंगे, इसको 7 बार में कटेगा, यानी त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको चाहिए h का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, 20 है, बस आप यहाँ पे निकाल दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr(h) होता है। अब यहाँ पे 2 पाई का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 22/7, तो 22/7। अभी हम यहाँ पे त्रिज्या निकाले हैं, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद कोई भी अब नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 44 और यहाँ पे देखिए 44 गुणे और इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर से गुणा होगा तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 44 में 20 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए 44 में 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और एक जीरो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 जीरो और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। एक यहाँ पे वर्ग दिया है और इसका विकर्ण दिया है, ये है इसका विकर्ण। इसका विकर्ण का लंबाई कितना दिया है, तो 16√2 दिया है। तो बोल रहा है कि ये इस वर्ग का एक भुजा आपको क्या करना है, ये भुजा आपको निकालना है। जो वर्ग की भुजा होती है वो सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, तो वर्ग का विकर्ण दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 16√2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 16√2। और वर्ग का विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, तो √2 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, √2 गुणे भुजा बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 16√2 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो इसी भुजा को आपका यहाँ पे मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √2 इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी इधर बच जाएगा हमारा भुजा और उधर क्या है 16√2 और बट्टा के नीचे ये जो इधर गुणा कर रहे हैं ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, भाग देने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट जाएगा, यानी भुजा हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। यानी वर्ग का जो भुजा होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 16 सेंटीमीटर क्या होगा, वर्ग का भुजा होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वर्ग होता है उसके चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 4 2 5 2 0 3 2 3 यहाँ पे क्या, इसका बहुलक निकाले। यहाँ पे क्या करना है कि इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। और 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 2 आया है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। यहाँ पे क्या दिया है कि 5 sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या है 5
टेन स्क्वायर ए बोल रहा है कि ये किसके बराबर है। तो दोनों में देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। जब यहाँ से 5 अब बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। माइनस है तो माइनस, यहाँ से भी जब आप 5 निकाल लिए हैं बाहर तो क्या बचेगा, माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है, तो इसके बदले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 यानी 5, और इसके बराबर, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 5 ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, तो 5 में 1 से गुणा होगा तो 5, यानी ये किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें परिमेय अपरिमेय आपको चिन्हने के लिए आता है। तो परिमेय कौन होता है, जिसमें रूट ना हो, और अपरिमेय क्या होता है, जिसमें रूट और पाई दोनों हो। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो हो जाएगा अपरिमेय, और पाई भी किसी संख्या में रह जाता है तो वो भी हो जाता है अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए रूट 10 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, निकल जाएगा तो परिमेय होगा, अगर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब भी रूट रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 24 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 121 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा, 11। जब 121 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा 11 हो जाएगा तो इसमें से रूट हट जाएगा, तो जब रूट हट जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या है, अपरिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है, सभी ये क्या है, परिमेय है। और ये डी वाला ऑप्शन क्या है, परिमेय है, यानी ये अपरिमेय नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न है साइन स्क्वायर ए गुणे यहाँ पे क्या है, कोसेक ए। यहाँ पे आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि साइन यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए गुणे क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन ए हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 बार गुणा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोसेक ए को आप बदल दीजिए, यानी कोसेक ए का आप उल्टा कर दीजिएगा। तो कोसेक ए का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे साइन ए होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन ए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ए गुणे 1। तो साइन ए में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है ए है, तो यहाँ पे देखिए साइन 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन को 2 बार गुणा में। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे कोसेक ए को आपको क्या करना है, बदल देना है। तो कोसेक ए का उल्टा क्या होता है, तो 1/sin होता है, तो आप 1/sin लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा साइन ए गुणे 1। तो साइन ए में जब गुणे 1 यहाँ पे 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, साइन ए होगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फा का भी मान कितना है, 45 डिग्री है, और बीटा का भी मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का भी मान यहाँ पे 45 डिग्री है और बीटा का भी मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो बस यहाँ पे आपको अल्फा का मान और यहाँ पे बीटा का मान आपको रख देना है। तो यहाँ पे प्रश्न है साइन अल्फा प्लस क्या है, यहाँ पे बीटा है। तो ये हो गया हमारा साइन अल्फा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर रख दीजिए 45 डिग्री, और बीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे रख दीजिए 45 डिग्री। हो गया ये साइन 45 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे क्या होगा कि साइन आपको 90 डिग्री का यहाँ पे मान बताना है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझना है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फा के मान यहाँ पे 45 है
और बीटा का भी मान कितना है यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे बस आपको अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे रख देना है 45, 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न के द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c बट्टा a। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे c का मान रखना है और a का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो होता है c। यानी यहाँ पे a का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, और x में क्या गुणा कर रहे हैं यहाँ पे 3, यानी b का मान यहाँ पे 3 निकल गया, और c का मान क्या है जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है, यानी c का मान यहाँ पे निकल गया 2। अब आपको यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे b का, यहाँ पे c का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1। यानी अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया 2 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है 2, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के जगह पे रहता अल्फा प्लस बीटा निकालिए, यानी शून्यकों का योग निकालिए, तो इसको ऐसे निकालते अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस बी का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3, और ए का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1। माइनस 3 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होता है, तो माइनस यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल पूछा है इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की सेक ए किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेक ए है ये किसके बराबर होता है। तो सेक ए किसके बराबर होता है, तो 1 बटा कोसेक ए के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसमें आपको निकालना है कि 2 का महत्तम घात कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से यहाँ पे कटेगा यहाँ पे 200 बार में, फिर ये 2 से ये 200 कितना बार में कटेगा 100 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 100 कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 50 कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, और ये 25 किससे कटेगा 5 से, ये 5 बार में कट जाएगा। यानी 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 2, फिर 5 गुणे 5, ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 400 का। ये 400 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसमें देखिए 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, और 5 के पावर कितना लिख सकते हैं 5 कितना बार है 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। ये क्या हो गया 400 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, जिसमें यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे घात कितना है 4 है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की पाई बट्टा 2 क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाई बट्टा 2 क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृत संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पाई बट्टा 2 क्या है, तो पाई जिसमें लगा रहता है वो क्या हो जाता है अपरिमेय हो जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पाई बट्टा 2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की 10 12 14 का 12वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि एक एपी दिया हुआ है 10 12 14, और इसका बोल रहा है कि 12वां पद ज्ञात करें। तो 12वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस क्या होता है 11d, यहाँ पे 12वां पद का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए का मान रख दीजिए, डी का मान रख दीजिए। तो जो एपी का प्रथम पद होता है वो ए होता है, और सार्वंतर डी कहते हैं। यानी डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद 12 है और पहला पद 10 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 10। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यानी ए का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, पहला पद 10 है तो यहाँ पे हो गया 10,
प्लस और यहाँ पे देखिए 11 और डी का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए तो 10 प्लस 10 यहाँ पे 11 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। अब आपको क्या करना है इन दोनों को जोड़ देना है। 10 में जब आप 22 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 6 पाई बटा 5 पाई एक संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 6 पाई बटा 5 पाई एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाई से पाई कट गया। जब पाई से पाई कट गया तो ये संख्या क्या हो गया यहाँ पे 6/5 हो गया। और ये 6/5 कौन सी संख्या है तो ये परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पाई था ये पाई से पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। 6/5 क्या हो जाएगा यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री माइनस यहाँ पे देखिए कोस 36 डिग्री का मान ज्ञात करें। अगर यहाँ पे 54 डिग्री का मान पता हो रख देना चाहिए और यहाँ पे देखिए 36 डिग्री का अगर मान पता हो तो वो भी रख देना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे मान पता नहीं है कि 54 डिग्री का मान कितना होगा और 36 डिग्री का मान कितना होगा, ये नहीं पता है। नहीं तो पता रहता तो यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको यहाँ पे मान पता नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दोनों कोण है इसमें से किसी एक को आपको क्या करना है बदल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम सबसे पहले यहां पे लिख दिए। अब इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है बदलना है। तो हम पहले वाले को यहां पे बदलते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और उसके बाद यहां पे देखिए 90 डिग्री माइनस यहां पे लिख देंगे 36 डिग्री। 90 में से 36 निकलेगा कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो गया। ये हमारा बदला के लिखा गया, मतलब वही हुआ लेकिन यहाँ पे हम बदल के लिख दिए क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। माइनस है तो माइनस और इसको आपको छोड़ देना है तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 36 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस, और थीटा का मान कितना है 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36 डिग्री, माइनस है तो माइनस और फिर क्या है यहाँ पे कोस 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोस 36 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोस 36 डिग्री में से कोस 36 डिग्री घटाना है। तो जब कोस 36 डिग्री में से 36 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी एक में से एक घटता है तो 0 आता है। उसी तरह कोस 36 डिग्री में से कोस 36 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये 20 प्रश्न थे। अगर आपको इसमें से जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और इन सभी प्रश्नों को आपको नोटबुक पे लिखना है और इसका प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि 4, 8, 12 का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। जो ये एपी दिया है 4, 8, 12 का यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका प्रथम पद निकालना है और सार्व अंतर निकालना है। यानी आपको ए और डी का आपको क्या करना है मान निकालना है। ए ऑप्शन है 4, 4, बी ऑप्शन है 4, 2, सी ऑप्शन है 3, 4, डी ऑप्शन है 5, 4। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।